देखिए अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है ना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है ना। तो इस चीज़ को देखिए क्यों, अच्छा सबसे पहले इसी को इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही स्टडी किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है ये चीज़ समझिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होता है कार्बन के, ये पहला नंबर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं है ना। कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये चीज़ क्लियर। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कंपाउंड्स ऑफ कार्बन या कार्बन्स कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि चलिए ठीक है, रफली तो आइडिया लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बन के कंपाउंड्स का ही स्टडी किया जाएगा है ना। लेकिन ये जो है कार्बन के कंपाउंड्स, ये इनको इन शॉर्ट हम आगे चलकर कह देते हैं हाइड्रोकार्बन है ना। लेकिन हाइड्रोकार्बन के पहले ये समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, हर चीज़ का फॉर्मेशन जो होता है वो किसी ना किसी प्लांट्स से या किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से होता है। और इसी चीज़ को पहले कहा जाता था वाइटल थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। इसी चीज़ को पहले थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसको बर्जीलियस ने दिया था। इसको किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। यानी कि अगर बात किया जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स का मतलब जितने भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज़ों का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स या किसी ऑर्गेनिज्म से ही होता है ना। पहले ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इसमें यही होता था कि जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता था ये बाय प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म्स, ये प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म्स के ही द्वारा होता है। इसको दिया था किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था है ना। इसको बर्जीलियस ने दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ समय तक ये चीज़ें चलती रहीं। फिर 1828 में एक W.H. होलर नाम के साइंटिस्ट आए। इसको आप कह सकते हैं फ्रेडरिच होलर। यानी कि 1828 में फ्रेडरिच होलर ने इस थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स का कर दिया समापन। इसको जो है मतलब ये जो थ्योरी था, जो सिद्धांत लोग मान रहे थे, इसको इन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया। कैसे साबित किया? यूरिया का फॉर्मेशन करके। और ये जो थे ये जर्मन केमिस्ट थे। ये कौन थे अगर बात किया जाए तो ये थे जर्मन केमिस्ट थे। जर्मनी की ये
रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे, केमिस्ट, है ना। ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। इन्होंने किया क्या था, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में, या इन हिज लेबोरेटरी, इन हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूरिया का फॉर्मेशन किया। और यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यूरिया जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका इन्होंने फॉर्मेशन किया। और फॉर्मेशन किया तो ठीक है, लेकिन जो वाइटल फोर्स थ्योरी में था कि प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म से ही होता है, नहीं, इन्होंने क्या किया, इसका फॉर्मेशन तो किया बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। इन्होंने प्लांट्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म से नहीं किया, बल्कि इन्होंने किया फ्रॉम अमोनियम सल्फेट से किया, फ्रॉम अमोनियम सल्फेट। इन्होंने जो है अमोनियम सल्फेट से यूरिया का फॉर्मेशन किया अपने एक्सपेरिमेंट में। और जैसे अमोनियम सल्फेट से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, तुरंत ये थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स ये हो गया, गलत साबित हो गया, है ना। किस तरह से इन्होंने किया था, है ना, इन्होंने किस तरह से इसका फॉर्मेशन किया। तो इन्होंने जब इसका फॉर्मेशन किया तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को पहले हीट किया था, तब जाकर ये अमोनियम सल्फेट आपका मिला था। यानी कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को हीट करके, अब कैसे, आइए देखते हैं। तो उन्होंने पोटेशियम साइनेट लिया, यानी कि पोटेशियम साइनेट का मतलब KCNO, ये पोटेशियम साइनेट का फार्मूला है ना। पोटेशियम साइनेट के साथ में इन्होंने किसको मिलाया, अमोनियम सल्फेट को। तो फ्रॉम पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट, इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन तो किया था, लेकिन कैसे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को हीट करके। जैसे पोटेशियम साइनेट लिया, अब ले लो ये अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का मतलब NH4 का होल ट्वाइज SO4, है ना। ये आपका क्या है, अमोनियम सल्फेट है, और ये क्या है, पोटेशियम साइनेट है। इन दोनों को इन्होंने क्या किया था, हीट किया था। इन दोनों को इन्होंने जब हीट किया, तो हीट करने के बाद में सबसे पहले इनको प्राप्त हुआ पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हुआ। सबसे पहले इनको क्या मिला, पोटेशियम सल्फेट मिला, है ना। यानी कि इनको मिला K2SO4 मिला, पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट के साथ में पोटेशियम सल्फेट मिला, और पोटेशियम सल्फेट के साथ में जो अमोनियम सल्फेट था, अब वो चेंज हो गया, अमोनियम साइनेट में चेंज हो गया, यानी कि NH4CNO में चेंज हो गया। नहीं समझा। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को हीट किया, और हीट करने के बाद इन्होंने फर्स्ट स्टेप में प्राप्त क्या किया, पोटेशियम सल्फेट प्राप्त किया, और इसके साथ में अमोनियम साइनेट। यहाँ अमोनियम 2 क्वांटिटी में, इसलिए यहाँ 2 आप लगा दीजिए। और जैसे आपने यहाँ 2 लगाया, तुरंत यहाँ बैलेंस करने के लिए आपका बैलेंस हो गया, है ना। फिर इसके बाद यानी कि एक स्टेप ये हुआ, फिर इसके बाद में इन्होंने इसको उठाया, किसको उठाया, अमोनियम साइनेट को उठाया, है ना। अमोनियम साइनेट का मतलब NH4CNO, और NH4CNO को जब इनका रीअरेंजमेंट किया गया, इनका क्या किया गया, रीअरेंजमेंट किया गया, रीअरेंजमेंट, जब इनका रीअरेंजमेंट हुआ, उस समय यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ NH2CONH2, यानी कि बना, यानी कि इसी का रीअरेंजमेंट हुआ भाई NH2, और यहाँ से N उठाया गया, है ना, NH2। यानी कि ये जो अमोनियम साइनेट है एक प्रकार से यूरिया ही है, लेकिन अभी इसे यूरिया नहीं कहेंगे, अभी इसे जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यूरिया में अगर पूछ लिया जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो यूरिया में ये
CONH2 यानी कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए यूरिया को जो है कार्बेमाइड भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कार्बेमाइड किसे कहते हैं, तो कार्बेमाइड यूरिया को ही कहते हैं। पूछ लिया जाए यूरिया क्या है, तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन किसने किया था, तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन किसने किया था, फ्रेडरिक होलर ने किया था। फ्रेडरिक होलर ने कब किया था, 1828 में किया था। ये कौन थे, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने कैसे यूरिया का फॉर्मेशन किया, तो इन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को हीट करके, अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 का होल टॉइजेसोफोर अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को हीट करके सबसे पहले प्राप्त किया K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और प्लस अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CN, और फिर अमोनियम साइनेट को इन्होंने किया रीअरेंजमेंट, और जब इसका रीअरेंजमेंट किया गया वहाँ से बना NH2CONH2 यूरिया का। और बार बार पूछा जाता है यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो NH2CONH2 होता है। यूरिया को कार्बेमाइड भी कहा जाता है ना। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, यूरिया, जिसको फ्रेडरिक होलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने लेबोरेटरी में इसका फॉर्मेशन किया, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जितने देखिए फिर एक ग्रुप बनाया गया, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप बनाया गया और जिसका नाम रख दिया गया हाइड्रोकार्बन। जिसका नाम क्या रख दिया गया, हाइड्रोकार्बन। और पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ये भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप बनाया गया और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप को क्या रख दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, हाइड्रोकार्बन। अगर कोई पूछ लेता है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप क्या बताओगी, हाइड्रोकार्बन मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो केवल किससे बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से ही बना हो, उसे कहा गया हाइड्रोकार्बन कहा गया। जैसे अगर बात किया जाए एग्जांपल का, तो CH4 ये मीथेन गैस का फार्मूला है, और याद रखना यही मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, और यही मार्स गैस आपके कुएं में बनती है। कुएं में कभी आप लोग सुने होंगे, कभी कुएं में गैस बन जाती है, तो कुएं में जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। कुएं में या जितने भी आपके डस्ट एरियाज हैं, यानी कि सड़े गले स्थानों पर अगर पूछा जाए कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो वहाँ हर जगह कौन सी गैसें होती हैं, CH4 मीथेन गैस होती है। हाँ, जहाँ पर एकदम दलदल वाले एरियाज में भी आपका मीथेन गैस ही पाएगा। कुएं में पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था, अब तो खैर कुआं वगैरह तो रह ही नहीं गया, है ना। हाँ, ये तो हो गया मीथेन, फिर ये एथेन C2H6, है ना। तो ये देखिए कार्बन, और अभी इन सब के बारे में पूरा बताया जाएगा, इसी में है कि इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। फिर आगे आएंगे आप एसिटिलीन, है ना, फिर या C2H4 ये हो गया एथिलीन, है ना, और इसका प्रयोग जो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा C2H2, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। C2H2 मिलेगा, तो C2H2 इसको कहा जाता है एसिटिलीन कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत अच्छा खासा बनता है कि जब फल पक जाते हैं तो पकने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, या फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, तो एसिटिलीन होती है ना। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें भी हो गया लफड़ा। अब वो क्या हुआ देखते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन में हो गया लफड़ा, जैसा कि पहले बनाया गया था कि हाइड्रोकार्बन मतलब केवल हाइड्रोजन और कार्बन, लेकिन इसमें भी भाई घर में हो गया फूट। घर में फूट का मतलब कि कुछ ऐसे कार्बन मिले जिनके बीच सिंगल बॉन्ड ही पाया गया, कुछ ऐसे मिले जिनके बीच डबल हैं, और कुछ ऐसे मिले जो अपने बीच में ट्रिपल बॉन्ड को रखे।
तो ऐसे ग्रुप को जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे ग्रुप को कह दिया गया, ऐसे हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को कह दिया गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दिया गया, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दिया गया, है ना। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को का एक यानी कि ऐसे जिनमें एक ही केवल सिंगल ग्रुप है उसका एक स्पेशल नाम रखा गया और वो नाम है आपका पैराफिन। इसी पैराफिन को ही एल्केन कहा जाता है। इसी पैराफिन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। फिर दूसरे केस में आया ऐसे कार्बन, है ना, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको रख दिया गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी फिर से ये दो भाग में डिवाइड हो गए, यानी कि अभी ये दो भाग में तो हैं लेकिन इनके एक ही बेटे हैं, एक ही बेटे हैं, तो अब एक बेटे कहाँ अलग होंगे, लेकिन इनके हो गए दो और दोनों हो गए अलग अलग। फिर ऐसे बेटे यानी कि जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उनका एक स्पेशल नाम दे दिया गया और वो नाम है ओलिफिन। और ओलिफिन को ही कहा जाता है एल्कीन। एल्कीन कहा जाता है ना। और ऐसे बॉन्ड, ऐसे मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उनका नाम रखा गया एल्काइन। और एल्काइन का जो फर्स्ट सीरीज का जो होता है वो एसिटिलीन होता है ना। तो एल्काइन, यहाँ एन रहेगा, सॉरी, एल्काइन हो गया। और यहाँ जैसे एल्केन का अपना एक खुद का जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है ना। यानी कि जो एल्केन में है वो कार्बन की नंबर का दुगना का दो ज़्यादा, है ना, जिसमें कार्बन के नंबर का हाइड्रोजन में दुगना का दो ज़्यादा एल्केन, जिसमें दुगना ही एल्किन, जिसमें दुगने का दो कम, वो क्या हो गया? एल्काइन। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बताइए C2H6 ये किस फैमिली का मेंबर है, तो देखिए दुगना का दो ज़्यादा, मतलब 2 दूना 4, 2 6, अरे भाई 2 2 जा 4 2 6, दुगना का दो ज़्यादा। और जिसमें दुगना का दो ज़्यादा एल्केन, जिसमें केवल दुगना ही C2H4 वो एल्कीन, और जिसमें दुगना का दो कम यानी 2 2 जा 4 -2 वो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। समझ में आया? फिर यहाँ पर एक प्रश्न ये है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जब इनको जलाने पर ये बहुत अच्छे से जलते हैं और अच्छी ज्वाला देते हैं, यानी कि इससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन धुआं नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब इसको बर्न किया जाता है तो ये काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा काला धुआं देते हैं और पीली ज्वाला के साथ में ये जलते हैं। डन है ना।